हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटीटी एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। वर्तमान समय में क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में आपका अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो A+ ग्रेड के अंतर्गत किन छात्रों को रखा जाता है, तो जिनका आपका 90 से 100% के बीच में मार्क्स आता है उनको A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। छात्रों की आपका उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। ऑप्शन बी है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ऑप्शन सी है तुलनात्मक मूल्यांकन या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका आपका हो सकता है ग्रेडिंग पद्धति। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेडिंग पद्धति यह क्या है, तो ग्रेडिंग पद्धति के बारे में हम समझते हैं। अगर आप 90 से 100 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आपको A1 ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर आप 81 से 90 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आपको A2 ग्रेड में रखा जाएगा। उसके बाद 71 से 80 के बीच में अगर मार्क्स आता है तो आपको B1 के ग्रेड में रखा जाएगा। अगर आपका मार्क्स 61 से 70 के बीच में आता है तो आपको B2 ग्रेड में रखा जाएगा। उसी तरह आपका मार्क्स अगर 51 से 60 के बीच में आता है तो आपको C1 ग्रेड में रखा जाएगा। और अगर 41 से 50 के बीच में आता है तो आपको C2 ग्रेड में रखा जाएगा। और 33 से 40 के बीच में अगर मार्क्स आता है तो आपको D ग्रेड में रखा जाएगा। तो यही आपका ग्रेड का पद्धति है। तो छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका आपका ग्रेडिंग पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न है, तो पूरक प्रकार के प्रश्न ये किन प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो पूरक प्रकार का प्रश्न ये आपका अति लघु उत्तरीय भी हो सकता है या लघु उत्तरीय भी हो सकता है या निबंधात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन का प्रयोजन है। तो मार्गदर्शन का क्या प्रयोजन है, तो मार्गदर्शन तो आप समझते हैं किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना, किसी को बताना समझाना। प्रयोजन का क्या अर्थ होता है, तो प्रयोजन का अर्थ आपका होता है उपयोग या प्रयोग। तो मार्गदर्शन का क्या उपयोग होता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग। ऑप्शन बी है मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग। ऑप्शन सी है मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग या ऑप्शन डी है मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। तो मार्गदर्शन का यह प्रयोजन होता है कि मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक दिया गया है कि पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है, तो यहाँ पे प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। इनमें से एक प्रश्न दिया गया है जैसे कि आपका पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताना है। तो ये किन प्रकार के प्रश्न है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है लघु उत्तरीय प्रश्न है या ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या ऑप्शन सी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 4 अंतर बताना है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ऑप्शन बी में आपका दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसको कहा जाता है, तो वस्तु स्थिति पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। क्लास में क्या है, एक चित्र है, जैसे एक कैलेंडर है, उस पे क्या है, एक डॉक्टर रोगी का परीक्षण कर रहा है। यह चित्र बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो यह कौन सा प्रश्न है, यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो ऑप्शन ए हमारा है चित्रात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन सी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है कि चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो यह आपका हो जाएगा चित्रात्मक प्रश्न। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। जो चयन करने वाला प्रश्न होता है वह किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी है लघु उत्तरीय, ऑप्शन सी है अति लघु उत्तरीय, या ऑप्शन डी है निबंधात्मक। तो चयन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या हो, जब स्टूडेंट्स की संख्या आपका अधिक हो तो किस प्रकार का मूल्यांकन उनका किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है अति लघु उत्तरीय प्रश्न द्वारा, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा, ऑप्शन सी है निबंधात्मक प्रश्न, या ऑप्शन डी है वैकल्पिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा। तो जब स्टूडेंट्स की संख्या आपका ज़्यादा होता है तो इनका मूल्यांकन हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? ये किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण होते हैं? सत्य असत्य सही गलत हाँ ना, ये किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है केवल सकारात्मक चिंतन, ऑप्शन बी है केवल नकारात्मक चिंतन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आलोचनात्मक चिंतन होता है वो आपका सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ होता है। तो आलोचना हम किसी भी व्यक्ति का हो गया या किसी भी चीज़ का आलोचना हम उसके आपका पॉजिटिव सेंस से भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंस से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को, तो परीक्षा में जिन विद्यार्थियों का कम मार्क्स आता है उनको, तो ऑप्शन ए है उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शन बी है केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है कि जो बच्चे आपका कम अंक लाते हैं उन्हें केवल व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए। ऑप्शन सी है विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। तो ये भी सही तरीका नहीं होगा, दंड देना भी उचित नहीं होता है। तो परीक्षा में जिन बच्चों का आपका मार्क्स कम आते हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार क्या करना चाहिए? सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के उदाहरण हैं। जो आपका ग्रेडिंग हो गया, कोडिंग हो गया, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली हो गया, डैश के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, या ऑप्शन बी है रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, या ऑप्शन सी है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, या ऑप्शन सी है परीक्षा के उत्तर प्रश्नों के मूल्यांकन की विधि। तो जो आपका ग्रेडिंग हो गया, कोडिंग हो गया, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली हो गया, ये किसके उदाहरण है? तो ये आपका अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है मौखिक प्रश्न, ऑप्शन बी है सत्र परीक्षा, ऑप्शन सी है प्रश्नोत्तरी और खेल, या ऑप्शन डी है तत्कार्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा आपका रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं होता है।
यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है दत्त कार्य। तो दत्त कार्य क्या है? तो दत्त कार्य शैक्षिक क्रिया का वह भाग है जिसे विद्यार्थियों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। डैश के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोक की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो किस प्रकार से आपका कि शैक्षिक आवश्यकताओं वालों शिक्षार्थियों के लिए स्कूल में आने से रोक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रगतिशील शिक्षा, या ऑप्शन डी है सर्वोदय शिक्षा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझनी चाहिए। तो बहुभाषीयता अर्थात क्लास में क्या होता है, एक से अधिक भाषा को बोला जाता है। तो इससे टीचर को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन ए है एक समस्या। तो टीचर को समस्या नहीं समझना चाहिए। एक व्यवस्थागत मुद्दा, तो इसे मुद्दा भी नहीं समझना चाहिए। ऑप्शन सी है एक गुण और साधन। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि क्लास में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए, एक गुण और साधन समझना चाहिए। जैसे हमें इंग्लिश आता है, आपको हिंदी आता है, किसी को कोई भी लैंग्वेज आता है, तो क्या होता है 2-3 लैंग्वेज बच्चे एक दूसरे से आसानी से सीख जाते हैं। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, रुकावट भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा ये किस पे आधारित होता है? तो ऑप्शन ए है समता और समान अवसर। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा, समावेशी से आप याद रखेंगे समता और समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है विशिष्ट शिक्षा योजना, ऑप्शन बी है एक रूप निर्देश, ऑप्शन सी है मानकीकृत परीक्षण, या ऑप्शन डी है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है विशिष्ट शिक्षा योजना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? कौन सी प्रथा आपका शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन ए है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, ऑप्शन बी है विविधता का सम्मान, ऑप्शन सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम, या ऑप्शन डी है छात्रों को शारीरिक दंड। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? तो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा आपका देगा विविधता का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? तो जो सुविधाहीन और वंचित समूह हैं उनको उन शिक्षार्थियों को शामिल करने में कौन बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन ए है गैर प्रासंगिक सामग्री। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो गैर पारंपरिक प्रासंगिक सामग्री होते हैं वे क्या करते हैं, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा, तो यह आपका नहीं होगा। लचीला पाठ्यक्रम, तो ये भी नहीं होगा। व्यापक मूल्यांकन, ये तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है गैर प्रासंगिक सामग्री, यह आपका क्या करता है, वंचित छात्रों को शामिल होने में बाधा पहुंचाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ग के बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? जो पिछड़े वर्ग के बच्चों हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका होती है? ऑप्शन ए है केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़े वर्गों को या कोई भी वर्ग हो क्या जिसे आगे करने के लिए आपका केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। तो आज हमने सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इसमें से आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।